कल का क्लास जो था या लेक्चर 1 उसको कहा जाए, दिस इज लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 में हम लोग वर्क का डिफिनीशन देखे थे, ठीक है, और मात्र एक डिफिनीशन था dw=f.dr, ठीक है, माने पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। हम लोग मान रहे हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट dr हो रहा है, किसी पोजीशन पे, कोई पोजीशन p है, पार्टिकल जब पोजीशन p पे है तो उस पर एक फोर्स F लग रहा है, और पार्टिकल का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट p के बाद dr हुआ है, तो उस dr डिस्प्लेसमेंट में फोर्स F के द्वारा पार्टिकल पर किया गया कार्य, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, किस पर कार्य हो रहा है, किसी पार्टिकल पे, किसके द्वारा, इस बल के द्वारा। अब मान लीजिए दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो बल लगा रहा होगा उसके द्वारा, नहीं, बल लगाने वाला कोई है ना, तो जो बल लगा रहा है उसके द्वारा कार्य हो रहा है, बल लगाने वाले के द्वारा या फिर उस बल के द्वारा। तो बल के द्वारा कार्य किस पे हुआ, पार्टिकल पे। कब हुआ, जब उसका डिस्प्लेसमेंट dr हुआ तब। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो तो वर्क का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। कोई पार्टिकल हो रेस्ट में कंटिन्यू करे, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन कितना होगा, बल ही नहीं लगे तो फिर कार्य का क्या मतलब है। तो जब भी कार्य होगा तो किसी बल के द्वारा होगा, किसी बॉडी पे कार्य होगा, किसी दूसरे बॉडी के द्वारा, या किसी पार्टिकल पे कार्य होगा किसी बल के द्वारा जो कोई दूसरा पार्टिकल या बॉडी लगा रहा होगा। ये ना बात है। तो याद रखिएगा, कार्य किस पे हो रहा है, किसी पार्टिकल पर, किसके द्वारा, किसी बल के द्वारा। कब, जब उसका एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr है तब। तो वर्क डन, ये लिखा हुआ था, वर्क डन बाय फोर्स F in an infinitesimally small displacement dr, in an infinitesimally small displacement dr is defined mathematically as this relation. Work done by force F in an infinitesimally small displacement dr। अब ये किस में कार्य हुआ, इसमें भाषा में थोड़ा सा कमी रह गई है। ऑन द पार्टिकल, वर्क डन बाई ए ऑन ए पार्टिकल। यहाँ देखो वर्क डन, इसको हम थोड़ा सा एडिट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा एडिट करिएगा ना। वर्क डन ऑन ए पार्टिकल on a particle हो गया। अब पढ़िए, तो इसमें आपको क्लियरिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बोलिए। ये दिमाग में रहता है, लेकिन वर्क 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 याद कर लिया, वर्क, व्हाट इज वर्क, F.dr, लेकिन वो बूझा नहीं कि किस पे वर्क हो रहा है, किसके द्वारा वर्क हो रहा है, कब वर्क हो रहा है। ये बहुत मीनिंगफुल चीज है। तो वर्क किस पे हुआ, पार्टिकल पे, किसके द्वारा, फोर्स F के द्वारा जो पार्टिकल पर लग रहा है, दूसरे शब्द में जो लगा रहा होगा उसके द्वारा। कब, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट dr हुआ तब। वर्क डन ऑन ए पार्टिकल बाय ए फोर्स F in an infinitesimally small displacement dr is defined mathematically as Tw=F.dr। समझ पाए कि नहीं, डिस्प्ले। और फिर उसके आगे तो गणित है, इतना फिजिक्स, और उसके बाद F.dr
यहाँ लिख लीजिएगा एफ का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी तो आप जान ही रहे हैं, ए डॉट बी जान रहे हैं तो उसके हिसाब से एफ का मतलब जस्ट कॉल वाला थोड़ा सा याद करा रहे हैं, एफ का मैग्नीट्यूड फिर डी आर का मैग्नीट्यूड। और इसको देखिए मंत्र की तरह जपिएगा, जब इसको मंत्र की तरह जपेंगे ना तब अब इसमें शक्ति आएगा। एक बार मंत्र पढ़ देने से नहीं होता शक्ति, मंत्र में शक्ति कब आता है? जब आप उसको जपेंगे। ठीक है, एक बार कोई मंत्र नहीं बोला जाता, उसको बार बार रिपीट किया जाता है। फॉर्मूली आर मंत्रास, नहीं समझे? जो आप लोग मंत्र बोलते हैं एक्चुअली दे आर फॉर्मूली, ऐसा सोच सकते हैं। तो हम लोग क्या बोले, तो डी आर इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर, बोलना है एफ डॉट डी आर। इसको फुर्सत निकाल के बोलिए एंड सुनिए, ट्रेनिंग है पढ़ाई का। आप जब एक बार सुन लिए तो बस इसको खत्म मत करिए, नहीं कि हो गया हो गया हो गया। इट इज नॉट सत्यनारायण व्रत का था, सुन लिए कहानी खत्म, प्रसाद खाए उसके बाद खेल खत्म। आपको बार बार बोलना है डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर, बोलिए एफ डॉट डी आर, फिर बोलिएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट multiplied by cosine of the angle between force and displacement, multiplied by cosine of the angle between force and displacement। ठीक है, ये फाइनली इसका ये रूप भी लिख सकते हैं। यूनिट की बात कर रही है, दिमाग में आपके चलना चाहिए, नहीं कि यूनिट भूल गए। आपके पास जब फॉर्मूला है तो यूनिट भूल कैसे सकते हैं आप? एफ का याद ही रहेगा न्यूटन, और डी आर का याद ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, ऐसा यूनिट में तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब उसका एक स्पेशल नाम है न्यूटन मीटर का जूल, एक न्यूटन मीटर को एक जूल बोलेंगे। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट से दिया गया है। आप जानते हैं कि ए डॉट बी में, ए डॉट बी स्केलर होता है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, बट ए डॉट बी इज स्केलर। तो उसी तरह से एफ इज वेक्टर, फोर्स इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर, बट देयर डॉट प्रोडक्ट विच इज वर्क that is a scalar. This work dw is f dot dr, and this f dot dr is a scalar. F is vector, dr is vector, but work is a scalar. It is given by dot product of force and displacement. Okay, ये यहाँ तक आप लोग का आ गया, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेल रिवाइज्ड। अब नेक्स्ट आप लोग को जो बताए थे उसमें इसका स्पेशल केसेस था, तब फिर स्पेशल केसेस तो आप समझ ही रहे हैं कि वो एक जनरल था कि एफ एंड डी आर के बीच में एक एंगल थीटा ले लिए थे। अब स्पेशल केस में वो थीटा 0 हो, वो थीटा 90 हो, वो 180 डिग्री हो, है कि नहीं? 0 एंड 90 के बीच में हो, 90 एंड 180 के बीच में हो, ये सब आपको समझना था। तो स्पेशल केसेस भी आपको याद। और देखिए हमेशा आपके बैकग्राउंड में देखिए आपसे न्यूमेरिकल तब बनेगा जब आपके ब्रेन के जैसे सवाल देखिएगा, तो उस बैकग्राउंड में, है कि नहीं, आपका प्रोसेसर बहुत फास्ट होना चाहिए, तुरंत सारा उसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी आ जाना चाहिए। नहीं समझे? जैसे सवाल पे क्लिक किए बस पूरा थ्योरी आपका दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम जो है अल्टीमेटली उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। जब तक वो थ्योरी आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप न्यूमेरिकल क्या करिएगा? आप वर्क का डिफिनीशन ही दिमाग से आउट हो तो फिर कैसे होगा? बात समझे कि नहीं? एकदम कंप्लीट, एकदम फास्ट प्रोसेसर आपका है। जैसे सवाल देखिएगा पूरा थ्योरी दिमाग में आ जाना चाहिए इमीडिएट। तो हम क्या बोले, ये इतना वर्क बराबर, तो फिर ये लिख लिए स्पेशल केस में। देखिए एफ एंड डी आर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, एक कल हुआ है डिटेल में, उसको जस्ट इट इज बीइंग रिवाइज्ड। तो ये डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर cos 0 डिग्री, एफ डी आर लिख लिए cos 0 डिग्री 1 होगा। ठीक है, तो सीधे क्या हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड में गुणा हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर हो जाएगा। आगे वर्क बराबर फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। कब? जब दोनों एक ही दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो। सेकंड केस में था व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर टेंजेंशियल टू द पाथ, आप फोर्स लग रहा है उससे 90 डिग्री पर, और पाथ कुछ भी हो सकता है, इट मे बी ए स्ट्रेट लाइन, इट मे बी ए कर्व पाथ, पाथ तो किसी तरह का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये आपका ऐसे है डी आर, आपका एफ ऐसे है।
एंगल इज 90 डिग्री। जिस समय डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, हमेशा 90 डिग्री पर होगा ऐसा नहीं है, माने एक स्पेशल केस है, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो, इन दैट केस यहाँ cos 90 आ जाएगा, dw बराबर एफ का मैग्नीट्यूड dr का मैग्नीट्यूड है कि नहीं, फिर cos 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 0। तो 90 डिग्री पे अगर डिस्प्लेसमेंट है फोर्स से, या फोर्स डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पे है, तो वर्क डन 0 है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर देखिए थर्ड केस है, व्हेन फोर्स इज इन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में थोड़ा हो गया है, व्हेन फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, जब बल डिस्प्लेसमेंट के उल्टा है, इट इज अनदर स्पेशल केस। तो इसमें देखिए तो क्या किए हैं, जैसे मान लीजिए कि इस बिंदु पर ये पार्टिकल का पाथ है, एक जनरल पाथ लेकर के हम चल रहे हैं, नॉट ओनली अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है कि नहीं, कोई कॉर्ड पाथ लेकर चल रहे हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ऐसा है, इस बिंदु पर टेंजेंट के डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, और फोर्स उसके उल्टा दिशा में है कि नहीं। तो एफ एंड डी आर के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क का डिफिनीशन में ऐसे cos 180 लिखिएगा, तो ये फाइनली डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डी आर आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं आप लोग, तो इस ढंग से आपका ये हो जाएगा। फिर आपको बताने का प्रयास किया गया है, इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये तत्काल उसे आप पूछ सकते हैं, बोलिए। हाँ हाँ, फिर देखिए डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है ही, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर। किस आप बोल रहे हैं कि अगर गति कर रहा है तो किसी दिशा में जा रहा है, तो किसी दिशा में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ना वेक्टर है, फोर्स ना वेक्टर है। यहाँ बात किसकी हो रही है, वर्क की बात हो रही है, वर्क ना स्केलर है। इसमें तीन क्वांटिटी आपको दिख रहा है, एक तो है फोर्स, दूसरा क्या है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा क्या है वर्क। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट डी आर अगर किसी दिशा में आपका सवाल है कि जा रहा है, ओके जा रहा है, तो इधर जा रहा है, ओके एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए टेंजेंशियल टू द पाथ हो जाएगा, दैट इज ए वेक्टर, डी आर इज ए वेक्टर। फोर्स जो उस पर लग रहा है दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर, ये दोनों वेक्टर ही हैं। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, वर्क की बात कर रहे हैं। तो वर्क क्या है, वर्क हम बोल रहे हैं स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, ये बोले हैं ना अभी। वर्क इज ए स्केलर, जिसके डिफिनीशन में एफ डॉट डी आर, नहीं क्लियर हुआ क्या। हाँ, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस एफ डी आर, यहाँ पर इसमें दिस वर्क इज ए स्केलर बट एफ इज वेक्टर एंड डी आर इज वेक्टर। अब यहाँ पर आइए, आपको ये जो है आप देख रहे हैं कि नहीं, इसके प्लस करने में, माइनस करने में, जीरो करने में इस कॉस थीटा का हाथ है कि नहीं। तो कॉस थीटा देखिए, ये आप पूरा कॉस थीटा के पूरा आप जान ही रहे हैं कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये -1 से लेकर के +1 तक इसका मान वैरी करता है, ठीक है कि नहीं। जैसे ये ऐसे हो गया, ये इस बार क्या है, ये 90 से छोटा है, ये क्या है, ये 90 से बड़ा, 180 से छोटा। आप यहाँ मान लीजिए उल्टा, तो ये आपको कॉस थीटा हम आपको ग्राफ दिखा दिए हैं कि भैया देख लो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर देखोगे तो 0 पे कॉस का मान मैक्सिमम, और 0 से 90 की ओर जाते हो तो कॉस का मान गिरते गिरते 0। आप फिर अगर 90 एंड 3π/2 रह रहे हो, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसमें कॉस नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर कॉस पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपका अगर π/2 से 3π/2 के बीच में अगर आपका थीटा रहेगा तो आप क्या कहिएगा, नेगेटिव। और इधर अगर 3π/2 से 2π के बीच में जाते हैं तब फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये ऐसे है हम लोग का लिए। ये देखिए जब एक ओर से 90 से जब टपने लगता है ना हम लोग को, तो हम लोग दूसरे ओर से नाप सकते हैं। इसमें क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ही कोण लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो अच्छा लगे। हम लोग 180 तक का जो कोण होता है उसको हम लोग प्रीफर करते हैं। तो हम लोग क्या किए, ऐसे ये ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे है, एक आप देखो ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसे सपोज कर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो, और ये तुम्हारा ऐसे फोर्स हो,
इस तरह से फोर्स हो, तो इधर से तो नापोगे तो कोण क्या हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा। तो बेहतर रहेगा कि आप इधर से नाप लो, इधर से ले लो, नहीं समझे क्या, ऐसे नाप लो, बेटर रहेगा। आई होप आप लोग बात को समझे हैं, तो यही रहेगा। लेकिन पूरा ये 0 से लेकर के 2 पाई के बीच जो है पूरा कैसे कैसे वेरिएशन होगा आप यहाँ इस स्पेशल केस में देख चुके हैं। आई होप अब आप लोग को पूरा रिवाइज हो गया, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मान लीजिए पार्टिकल जा रहा है इस तरह के रास्ता से होकर के, ओके, पार्टिकल के पाथ वैसे है, ठीक है कि नहीं। और एक स्पेशल केस इसमें ये हो रहा है कि फोर्स जो है पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होना चाहिए। केवल मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होने से नहीं होगा या डायरेक्शन में केवल कांस्टेंट होने से नहीं होगा। फोर्स इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, माने एक कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। एग्जांपल के तौर पे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल को फेंक दिए हैं और उस पर mg बल वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं, कांस्टेंट लगेगा कि नहीं। तो उस तरह के केस में क्या होगा, और पाथ तो इस तरह से कर्व होगा, प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, तो इस तरह के कर्व पाथ पे मान लीजिए ऐसे जा रहा है, पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है, और जो फोर्स जो है mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो एक एग्जाम्पल हुआ कि नहीं इस तरह के स्पेशल केस का, नहीं समझे। तो इसमें क्या हुआ, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको आप लोग देख लो कि ये ठीक है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, किसी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा। ये देखिए छोटा डिस्प्लेसमेंट में तो वर्क डन ऐसे निकालते हैं आप, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन का ये डिफिनीशन है डी बराबर एफ डॉट डी आर, है ना। अब आप यहाँ देखिए ये आपका पाथ बना हुआ है, अब आपको यहाँ से 1 से इस रास्ते से होते हुए अगर पार्टिकल 2 तक जा रहा है, तब जो बल F है जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में यहाँ हम कांस्टेंट दिखाने का प्रयास किए हैं, समझ गया कि नहीं, कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में ही वो कांस्टेंट है, इसमें हमको वर्क डन निकालना है, समझ गया कि नहीं। इसमें हमको क्या करना है, वर्क डन निकालना है। रास्ता देख लीजिए किस तरह का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग वर्क डन निकाले, तो ये डी डब्ल्यू एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकाल लिए, यहाँ देखिए ये बीच में कोई इंटरमीडिएट पोजीशन पी लिए, इसके बाद छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर लिए, उसमें वर्क डन निकाले, तो हमारा डी डब्ल्यू बराबर इतना हो गया। अब इसी तरह का जितना छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट डी आर में जो डी डब्ल्यू कार्य होंगे उन सभी डी डब्ल्यू को जोड़ना है। तो जोड़ने का रूल क्या है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, और ये स्केलर है तो इसमें वेक्टर का भी ख्याल नहीं है, सीधे सीधे इसको इंटीग्रेट कर देना है डी डब्ल्यू को। डी डब्ल्यू की जहाँ पे आप एफ डॉट डी आर रख दिए, 1 से 2 तक आपको जाना है। ये 1 और 2 नंबर मैंने जस्ट ये इंडिकेट कर रहा पोजीशन को, ए से बी हो सकता था, तो ये इसी तरह से 1 से 2 लिखे हैं, तो ऐसे एफ डॉट डी आर लिख दिए। तो अब इसी में एक यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है कि नहीं, एक तरीका की जनरल ही बात है कि छोटे छोटे विस्थापन में अगर वर्क निकाल करके जोड़ना होता है टोटल वर्क के लिए। लेकिन अब यहाँ से स्पेशल क्वेश्चन शुरू होता है कि एफ कांस्टेंट है, इफ एफ वेक्टर इज कांस्टेंट, तब पूरा एफ बाहर हो गया, एफ वेक्टर इसमें से बाहर आ गया इंटीग्रेशन साइन से। अब डॉट करके डी आर आप लिखे, तो ऐसे लिखे, तब यह अब डी आर को यहाँ 1 से लेकर के एंड 2 तक जितना डी आर होगा सब डी आर को जोड़िएगा, तो डी आर तो डिस्प्लेसमेंट जो है कि वेक्टर है, और 1 से 2 तक बहुत सारे डी आर मिलेंगे, तो उन सारे डी आर को जोड़िएगा तो एक ही बार में वो डेल्टा आर हो जाएगा, नहीं समझे। पॉलीगन रूल आपको वेक्टर के एडिशन के याद होगा, अगर बहुत सारे वेक्टर को जोड़ना रहता है तो एक के हेड से दूसरा, उसके हेड से तीसरा, उसके हेड से चौथा, और इस तरह से लास्ट तक ड्रॉ करते हैं, और फिर फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला देते हैं, लास्ट के हेड के पास हेड रहता है उसमें, तो ये फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड की तरफ ये आपका वेक्टर डेल्टा आर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसको हम एस लिखें चाहे डेल्टा आर लिखें। डेल्टा आर लिख रहे हैं चेंज इन पोजीशन के लिए, आपको याद होगा ना, डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो इसीलिए इस बिंदु 1 का कोई पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r1 रहा होगा, इसका r2, तो r2 में से r1 घटाएंगे तो डेल्टा आर मिलेगा जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यही हमारा ये डेल्टा आर हो गया। तो हम क्या लिख लिए इसमें, ये इतना कर लिए, तो ये डी आर को जोड़े, यहाँ से पहला यहाँ से शुरू हुआ है, उसके हेड से दूसरा, उसके हेड से तीसरा, उसके हेड से चौथा, करते करते यहाँ लास्ट का हेड है, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दीजिए, पॉलीगन रूल से बुझिए आप वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो हमको ये डेल्टा आर मिल जाएगा, जिसको हम कभी कभी सुविधा के लिए एस वेक्टर भी लिख देते हैं, तो हमारा वर्क डन एफ डॉट एस हो जाएगा।
और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसको आज के डेट में आप लोग को सीखना है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सीखे आगे से, इस रिजल्ट पे ही हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा बताता है कि भाई अगर कोई बल कांस्टेंट हो एंड उसके द्वारा कार्य निकालना है तो रास्ता मैटर नहीं करता, सीधे वर्क अगर निकालना है, अगर लेकिन स्पेशल केस है अगर फोर्स वेरिएबल हो तो फिर जनरल केस, अगर फोर्स वेरिएबल है तो छोटे छोटे विस्थापन में कार्य निकाल निकाल करके आप जोड़ेंगे। नहीं समझे, अगर फोर्स वेरिएबल है कि नहीं, तो उसमें छोटे छोटे विस्थापन में वर्क निकाल निकाल करके एंड उसको आपको जोड़ना होगा। ठीक है, माने एफ डॉट डी आर को इंटीग्रेट करना होगा, एफ उसमें से डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, इसमें एफ कांस्टेंट था तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ चुका है एंड तब आपको वर्क के लिए जो मिला है फॉर्मूला वो वर्क बराबर आपको मिला है टोटल वर्क, एक ही बार में उसको डब्ल्यू लिख रहे हैं, तो ये डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस, एस डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसमें फोर्स का कांस्टेंट होना कंपलसरी है और इसमें रास्ता मैटर नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात यह है इसमें खुशी की कि इसमें रास्ता मैटर नहीं कर रहा है। अगर पार्टिकल ऐसे गया है यहाँ से शुरू किया है और इस तरह से ऐसे मान लीजिए यहाँ तक आया है, ये बिंदु P से शुरू करके ये बिंदु Q तक गया है एंड इस रास्ते से गया है एंड जाने के क्रम में फोर्स कांस्टेंट रहा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से लेकर के इनिशियल बिंदु से और इस फाइनल बिंदु तक आपको डिस्प्लेसमेंट सोचना है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और मान लीजिए कि फोर्स वेक्टर आपका जो कांस्टेंट था थ्रू आउट वो कुछ ऐसे था। ठीक है, मान लीजिए सुविधा के लिए हम ऐसे बना रहे हैं, ये हमारा एफ ऐसे है। ठीक है, और ये हमारा जो बल है थ्रू आउट कहीं भी पार्टिकल, देखिए पार्टिकल पे हम एक जगह पे दिखा रहे हैं लेकिन पार्टिकल का पोजीशन यहाँ हो, चाहे पार्टिकल का पोजीशन यहाँ रहा हो, जा रहा होगा तो पोजीशन बदल रहा होगा ना, ये ऐसे जहाँ कहीं भी रहा हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हर जगह पे सेम था। जाने के क्रम में हर एक जगह पे फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट था। इस तरह से था ऑलवेज, याद करिए, ये भी एक तरह से याद ही कर रहे हैं आप, एक बार में सुनने से कुछ होता नहीं है। ठीक, इट नीड्स रिपीटिशन। तो ऐसे आपका यही आपका एफ है, दिखा दिए यही फोर्स था थ्रू आउट द मोशन एंड इट वाज कांस्टेंट। तो अब आपको वर्क डन निकालना है तो सीधे ये रास्ता कैंसिल, रास्ता महत्वपूर्ण नहीं रहा, महत्वपूर्ण क्या रहा, डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स। तो हमको वर्क डन निकालना है तो हमको ये एंगल सोचना है, ये एंगल थीटा, एफ एंड एस के बीच का एंगल थीटा। अब वर्क डन अगर हमको लिखना होगा आगे तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर ए एफ एस कॉस ऑफ थीटा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए अगर इस बिंदु से शुरू कर करके कोई दूसरा रास्ता होता, इस रास्ता से भी शुरू कर करके यहाँ तक गया रहता, तो अभी वर्क डन क्या होता, तभी वर्क डन क्या होता, डिस्प्लेसमेंट तो वही होता। मान लीजिए इस रास्ता से भी जाए 1 से 2 तक, ये दूसरा रास्ता उस रास्ता से भी जा रहा है, लेट अस सपोज, तो ये रास्ता ये हो चाहे रास्ता ये हो, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट एस सेम है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। इतना ही नहीं, कोई और बनाते हैं, इस तरह का रास्ता हो, इस तरह का रास्ता से होते हुए कोई यहाँ से यहाँ तक जाए, ये भी एक रास्ता है मे भी। ये रास्ता इधर से हो, ऐसे हो करके ऐसे हो, ऐसे हो करके ऐसे कोई दूसरा रास्ता हो, ऐसे रास्ता हो, ऐसे रास्ता हो, नहीं समझे क्या, कोई रास्ता हो, रास्ता डजंट मैटर, डिस्प्लेसमेंट इज सेम। इन सभी रास्तों के लिए फोर्स सेम है, माने जाने क्रम में यहाँ जो फोर्स था ना, ये वाला फोर्स, यही फोर्स इस रास्ता पर भी जाने का समय था, ये यही आपका इस रास्ता से गया गया तो अभी था, नहीं समझे।
अब बात को समझिए, तो वर्णन में रास्ता का मतलब नहीं रहा, मतलब किसका रहा? डिस्प्लेसमेंट का। अब इनिशियल बिंदु एंड फाइनल बिंदु मालूम है, एंड डिस्प्लेसमेंट अगर आपको मालूम है तो सीधे वर्णन एफ डॉट एस करके निकाल सकते हैं। रास्ता का मतलब नहीं है, क्योंकि सभी रास्तों के लिए एस तो सेम है। समझ गए कि नहीं? तो आपका वर्णन सीधे एफ डॉट एस वर्णन एफ एस कॉस थीटा याद रहेगा। लेकिन ये स्पेशल केस है, इसमें एफ क्या है, ये एफ वेक्टर क्या है, ये स्पेशल केस। इसका जो एफ वेक्टर है, दिस एफ वेक्टर इज कांस्टेंट, एक स्पेशल केस है। ये तभी तभी लागू होगा, ये इतना बराबर इतना तभी होता है जब एफ कांस्टेंट, ये याद रखिएगा। हो गया। अब इसमें भी एक खास बात है, इसमें फर्दर क्या खास बात है, यहाँ तक हो गया, समझ गए ना आप लोग? इसमें अगला जो खास बात है वो ये है कि देखिए, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप लोग पढ़े थे, ए डॉट बी का ज्यामितीय अर्थ। उसमें बताया गया था कि ए डॉट बी जो होता है ज्योमेट्रिकली दोनों में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे का पहले के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बोलिए ना, आपको बोले थे कि जैसे आप ए डॉट बी आप पढ़े हुए हैं ऐसे, ए डॉट बी, तो इस ए डॉट बी को आप लिखते थे ऐसे ए बी कॉस थीटा, याद है ना? इसको बोले थे कि आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए, और इधर क्या लिख सकते हैं, इस बी कॉस थीटा को यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे अगर लिखते हैं तो आपका मान लीजिए एक वेक्टर ए लिख दिए, सपोज कीजिए कि हमारा ए ऐसे है, सुविधा के लिए हम ऐसे बना दिए, ये हमारा ए ऐसे है सपोज करिए, हमारा बी ऐसे है, ये हमारा बी ऐसे है, आई एंगल थीटा है। बोलिए, तो ये हम चाहें तो अब यहाँ से अगर एक इस पर परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते हैं, ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल दिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमको प्राप्त होगा ये बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलिए, तो आप इसको क्या कहिएगा? आप ए डॉट बी बराबर यहाँ से अगर लिखें, ए डॉट बी कितना हो जाएगा, आप यहाँ से गौर करिए, तो यहाँ ए है तो क्या है, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अब मल्टीप्लाइड बाय क्या है, इतना लिखें, तो इतना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गुणा, यहाँ देखिए तो ये बी कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं आप, बी का कंपोनेंट एक डायरेक्शन में कहिए या प्रोजेक्शन कहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बोलो, नहीं क्लियर हुआ क्या? ये इतना जो आया है, और इधर कर दिए, ये इतना एक साथ है, ये इतना, तो आपका ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गुणा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आई होप आप बात को समझे हैं। इसी को अगर मान लीजिए आप ऐसे लिखते तब क्या होता, इसी में आप जैसे अभी तो ये इसके लिए इसके कोरस्पॉन्डिंग फिगर हो गया, आप इसी में मान लीजिए आप क्या करते ऐसे, आपका ए ऐसे दिया हुआ था, बोलिए, आपका ए ऐसे, अब मान लीजिए आपका बी ऐसे था, ये नहीं था फिगर में, आपका बी ऐसे था और आपका ए ऐसे है, आई एंगल थीटा ऐसे है, आप इसको इसका भी डायरेक्शन एक्सटेंड कर सकते थे और इस पर से एक परपेंडिकुलर आप इस पर ड्रॉ कर सकते थे कि नहीं, इस पे मान लीजिए इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर देखिए तो ये परपेंडिकुलर की तरह है, ये मान लीजिए वेक्टर, छोड़ रहा है,
यहाँ देखिए ये ऐसे हो गया। तो मान लीजिए हमारा अगर ये ऐसे था, ये हमारा वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, तो हम यहाँ से अगर इस पे, ये आपका टोटल ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है, समझ गए ना, ये वेक्टर बी है। इस पर से हम परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिए, तो हमारा इतना जो मिला ये क्या मिला, ये हमारा ए कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो हमारा ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसी को अगर हम सजा करके लिखें इस ए डॉट बी को, ए डॉट बी को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो ए बी कॉस थीटा आता है, इस ए बी कॉस थीटा को हम चाहें तो बी को अलग कर दें और यहाँ ए कॉस थीटा को ऐसे कर दें, कर सकते हैं। तो इसमें अब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, अब इस बार क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया, ए कॉस थीटा को क्या कहिएगा, ए का प्रोजेक्शन बी के दिशा में। आप लोग जस्ट रिवाइज हो रहा है, ये डॉट बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही था, ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी गुणा इस ए कॉस थीटा को क्या कहिएगा, इसको कहिएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ समझ गया कि नहीं, ये बात समझ में आया। और आप लोग पकड़ लिए हो जाएगा कि ए डॉट बी क्यों लिखे हैं, क्योंकि वर्क में तो ऐसा ही ना चीज है जी। आप वर्क में अगर बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए तो वर्क में जब फोर्स कांस्टेंट था तो वर्क बराबर आपने एफ डॉट एस लिख दिया, एफ डॉट एस लिखिएगा तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, क्या होगा कि ये एफ एस कॉस थीटा लिखिएगा, बोलिए ना, एफ एस कॉस थीटा लिखिएगा। इसको चाहिएगा तो एफ को अलग कर करके इसको एस कॉस थीटा को एक साथ कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या, तो ये क्या कहिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आए क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में, या इसी को सजा करके लिखे तो एस को अलग कर लीजिए, इधर क्या कर सकते हैं एफ कॉस थीटा को एक साथ कर लीजिए, या आपको मन करे तो यहाँ लिख लीजिएगा एफ कॉस थीटा एक साथ, इसको क्या कर सकते, इसको एस लिख लीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया एफ कॉस थीटा क्या हो गया फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। जैसे एक सिंपल व्यवस्था में मान लीजिए हमारा पार्टिकल मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ये हमारा एस है, ये हमारा इधर एस है, ये हमारा क्या है इधर एफ है, ऐसे एफ है, और ये एंगल हमारा थीटा है। तो सीधे क्या करिएगा, ये हमारा यहाँ से प्रोजेक्शन डाल दीजिएगा, तो इतना जो हमको मिलेगा ये क्या हो जाएगा, ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गुणा एस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट, आप फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। या अगर इसके डायरेक्शन को हम बढ़ा करके इस पर से भी एक परपेंडिकुलर डाल सकते थे, मान लीजिए कि अगर इसको हम ऐसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बढ़ा दें, इस पर से हम ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे, तो यहाँ से ले करके एंड यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए तो थोड़ा फिगर रफ हो रहा है, बात समझ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो एस कॉस थीटा को अगर हम रखते हैं तब क्या करेंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं ये डब्ल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा एफ, एस कॉस थीटा को एक साथ कर दिए, तो आप क्या कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इस ढंग से आप काम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग बात को समझे हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो अगर बल का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फिर फोर्स की दिशा में ले लीजिए। अगर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले लीजिए, माने एस कॉस एफ कॉस थीटा गुणा कर दीजिएगा तो आपका वर्क डन निकल जाएगा। तो बल का मैग्नीट्यूड गुणा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गुणा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से आपका निकल जाएगा। तो हमारा वर्क डन एफ डॉट एस, ये बात आप लोग को क्लियर हुआ, ठीक है कि नहीं। एंड एक मिनट सुन लीजिए, फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि आप निश्चित रूप से इसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, हर एक फार्मूला को 2-4 बार अपने मुंह से बोलिए, उसको रिकॉल करिए, तब ये आपका अपना है। अदरवाइज सब कुछ कल परसों में ही सब बेकार हो जाएगा। 10 दिन के बाद तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कभी पढ़े भी थे, समझ गया कि नहीं। इसलिए इसको रिवाइज करिए। ओके।